जरा सोचिए, जो कपड़े हम पहनते हैं उनमें सिर्फ धागे नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास बुना हुआ है। ये कहानी है कला की, ग्लोबल ट्रेड की और एक औद्योगिक क्रांति की जो हमारे कपड़ों में ही छिपी है। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? किसी नक्शे से नहीं, बल्कि हमारी अपनी डिक्शनरी से। चलिए हमारे कपड़ों से जुड़े शब्दों में छिपे एक हैरान कर देने वाले इतिहास को जानते हैं। और मजे की बात पता है क्या है? ये सारे शब्द जो आज अंग्रेजी में आम हैं, असल में अंग्रेजी के हैं ही नहीं। ये उस दौर की गूंज है जब दुनिया के पहनावे पर सिर्फ एक ही जगह का राज था। तो चलिए सीधे चलते हैं भारत के उन हलचल भरे कपड़ा बाजारों में और उस उद्योग के शानदार उदय और दर्दनाक पतन की कहानी को समझते हैं, जिसने हमारी आज की दुनिया को आकार दिया। तो सबसे पहले इन्हीं शब्दों की कहानी समझते हैं। आखिर भारत के शहरों और तकनीकों के नाम हमारी अलमारियों तक पहुंचे कैसे? जरा सोचिए, पुर्तगाली नाविक कालीकट में उतरते हैं और वहां के रंगीन सूती कपड़े को देखकर इतने हैरान हो जाते हैं कि उसका नाम ही उस शहर पर रख देते हैं, कैलिको। और ये तो बस शुरुआत थी। और ये सिलसिला चलता रहा। मलमल, ये नाम आया मौसूल शहर से। छींट, हिंदी का ये शब्द बन गया चिन्स, और बांधना की तकनीक से बना बंदाना। हर एक शब्द उस हलचल भरे ग्लोबल बाजार की एक यादगार निशानी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ कुछ दिलचस्प शब्दों तक ही सीमित नहीं है। असल में मशीनी युग आने से पहले भारत कपड़ों का, कह सकते हैं, बेताज बादशाह था। चलिए देखते हैं कि इसका दबदबा कितना बड़ा था। बात है 1750 के आसपास की। उस वक्त भारत ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में सिर्फ एक प्लेयर नहीं था, वो खुद मार्केट था। उसके बनाए कपड़े पूरी दुनिया को पहनाते थे। एक तरफ गुजरात की पेचीदा पटोला बुनाई के डिजाइन, तो दूसरी तरफ बंगाल का वो हवा जैसा पतला जामदानी मलमल। भारतीय कारीगर ऐसे कपड़े बना रहे थे जो किसी कला के नमूने से कम नहीं थे, और इसकी चाहत राजाओं से लेकर आम व्यापारियों तक सबको थी। और डिमांड डिमांड तो जबरदस्त थी। इसका अंदाजा लगाने के लिए चलिए सिर्फ एक कंपनी को देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उनकी ऑर्डर बुक पर एक नजर डालते हैं। सिर्फ एक साल में 1730 में जानते हैं कितना ऑर्डर था? लगभग 6,05,89,000 अलग अलग कपड़े के थान। ये 6 लाख मीटर नहीं, बल्कि 6 लाख अलग अलग आइटम्स थे, और लिस्ट में करीब 100 तरह के कॉटन और सिल्क्स के कपड़े शामिल थे। तो सवाल उठता है कि अगर भारत दुनिया का बुनकर था, तो फिर ये धागा टूटा कैसे? सदियों का ये दबदबा इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? ये सब शुरू हुआ एक दोहरे वार के साथ। एक तरफ ब्रिटेन में कैलिको एक्ट जैसे कानून आए, मतलब अपने उद्योगों को बचाने के लिए भारतीय कपड़ों पर बैन लगा दिया। और फिर आई मशीनें, स्पिनिंग जेनी, जिसने एक साथ कई धागे काटकर प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा दिया। और फिर आया स्टीम से चलने वाला लूम, जिसने तो जैसे पूरी क्रांति हिला दी। और इसने ना कपड़ों की दुनिया में दो अलग अलग सिस्टम्स को आमने सामने खड़ा कर दिया। एक तरफ भारतीय बुनकर की सदियों पुरानी बारीक और कला से भरी कारीगरी, और दूसरी तरफ ब्रिटिश फैक्ट्री की बिना थके भारी मात्रा में प्रोडक्शन करने की ताकत। और इस टकराव की इंसानी कीमत बहुत बड़ी थी। भारत के बुनकरों के लिए जो हुआ वो किसी तबाही से कम नहीं था। देखिए, उन पर हमला दोनों तरफ से हुआ। पहले तो मशीन से बने सस्ते ब्रिटिश कपड़ों ने उनके पारंपरिक बाजारों जैसे अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप को भर दिया। और फिर ब्रिटेन ने खुद भारत के कपड़ों पर इतना भारी टैक्स लगा दिया कि वहां उन्हें बेचना लगभग नामुमकिन हो गया। ये सिर्फ मार्केट का बदलना नहीं था, ये एक पूरी की पूरी जीवन शैली को एक तरह से जानबूझकर खत्म करना था। बंगाल, जो कभी अपने शानदार कपड़ों के लिए जाना जाता था, वहां हजारों बुनकर रातों रात बेरोजगार हो गए। उनके पास कोई काम नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। उनकी बेबसी का अंदाजा 1823 की इस चिट्ठी से लगता है, जिस पर 12,000 बुनकरों ने दस्तखत किए थे। वो काम की भीख मांग रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि उनके परिवार भूखे न मरें। लेकिन सोचिए, इतनी बड़ी तबाही के बाद भी उस कारीगरी की आत्मा, वो जिंदा रही। भले ही पूरे उद्योग को खत्म कर दिया गया, लेकिन भारतीय बुनकर की विरासत आज भी कायम है। वो तकनीकें जो पीढ़ियों से चली आ रही थीं, वो शानदार डिजाइन जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रेरणा दी, और इन कपड़ों का जो सांस्कृतिक महत्व है, ये सब आज भी उन कारीगरों के हुनर और हिम्मत की गवाही देते हैं।
तो भारतीय कपड़ों की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि ग्लोबलाइजेशन कोई आज की चीज़ नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और पावर का खेल, चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए, पूरी दुनिया को बदल कर रख सकता है। और ये पूरी कहानी हमें आज एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज जब हम खुद तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कंपटीशन के दौर में जी रहे हैं, तो अतीत के इन धागों से हम क्या सबक सीख सकते हैं?